ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी ये 7th एपिसोड है मैक्रो अपडेट्स फॉर इन्वेस्टर विद वली खान एंड यासीन निज़ामी। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हमने फोकस करना है जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स जिन कंट्रीज़ के पास हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है पिछले कुछ सालों में और अब वो कहाँ खड़े हैं। हमने थोड़ी सी उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको एनालाइज करना है और फिर हमने उसमें से लेसन ड्राइव करने के हम एज एट ए पर्सनल लेवल की, अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो हम अपने ऊपर उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो वली जो है उस पर थोड़ा सा शेयर करेंगे। इसके अलावा हम जो मैक्रो अपडेट्स हैं उन पर टच पॉइंट करेंगे। क्रिप्टो में इस वक्त काफ़ी हलचल हुई है लास्ट वीक के अंदर जीनियस एक्ट के हवाले से, और उसके बाद हमने देखा कि एक वेव आई है क्रिप्टो के अंदर। प्रीटी मच ऑल कॉइन्स आर अप, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी जो मैक्रो अपडेट्स हैं, जैसे सीपीआई इन्फॉर्मेशन आई थी यूएस के अंदर, और मैक्रो के हवाले से जो पावल और ट्रम्प के दरमियान जो फड्डा चल रहा है वो कहाँ लेके जाएगा इस वक्त, तो उस पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है। वली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम यासीन, क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल। तो वली, हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड है जिन कंट्रीज़ के पास, उनमें से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फंड ही उनको कमा के दे रहा है। तो उस पर थोड़ी सी तुमने जो अब तक रिसर्च की है, थोड़ा सा बताओ कि वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं और उनकी जो स्ट्रेटजी है उससे हम खुद क्या लेसन ले सकते हैं अपनी पर्सनल फाइनेंस लेवल के ऊपर। बिल्कुल यार यासीन, एक्चुअली जो सॉवरेन वेल्थ फंड है ये मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। और ये अब से नहीं, जब से मैंने यूट्यूब वीडियोस अपना स्टार्ट की थी 2020 के अंदर, मैंने उसको पहली दफ़ा समझा था कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि सारे कंट्रीज़ जो हैं इनके अंदर बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बड़े बड़े फंड्स हैं। इनफैक्ट ट्रम्प भी कहता है कि अब हमें सॉवरेन वेल्थ फंड चाहिए, ऑल्दो कि जो यूएस के अंदर लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपके पास सरप्लस तो है नहीं, तो आप कहाँ से सॉवरेन वेल्थ फंड बनाएंगे। बट पॉइंट ये है कि आप अपने आप को हैच कर रहे होते हैं। जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को हैच कर रहे होते हैं, अपनी अपनी नेशन के लिए, अपनी सिटीजन्स के लिए, अपनी ओवरऑल वेलबींग के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मल्टीपल चीज़ों की वजह से उसको अपना एक फ़ंड बनाते हैं। फ़ंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स लोकल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, ज़्यादातर वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो आज थोड़ा सा उसको टच डाउन करेंगे, बट मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो होनी चाहिए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको रिसर्च करने में, तो इसलिए अभी थोड़ा सा प्रिलिमिनरी है, मतलब अभी एक टच देते हैं और लोगों के कमेंट्स भी लेंगे इसके अंदर कि लोग क्या समझते हैं, लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। सो दैट एक थोड़ा सा ये मुझे तो लगता है ये सीरीज़ के फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। सो बेसिकली सॉवरेन वेल्थ फंड, एज आई सेड, के कंट्रीज़ यूज़ करते हैं अपनी वेलबींग के लिए, अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो हमारे पास दो तीन एग्जांपल्स हैं सॉवरेन वेल्थ फंड की, बट बिफोर दैट मैं एक इन्फोग्राफिक शेयर करता हूँ, और उससे हम थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं कि बेसिकली। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today. ये चल क्या रहा है और ये किस तरह से है। सो बेसिकली ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये तकरीबन 5 महीने पुरानी इन्फोग्राफिक है, जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि किस तरह से कितने कंट्रीज़ हैं इस वक्त जो कि सॉवरेन वेल्थ फंड, टॉप के जो सॉवरेन वेल्थ फंड हैं दुनिया के, जिसमें सबसे ऊपर नॉर्वे है। और नॉर्वे का सबसे अच्छी बात नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड की ये है कि अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको एक एक डिटेल, एक एक जगह बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको नज़र आती है, और विच इज़ अ गुड थिंग। इसके जो फंड मैनेजर है, इसका जो सीईओ है, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने कहा था कि ये अच्छी चीज़ है कि हम ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी के अंदर आपको जैसे वो कह रहा था कि 2 साल पहले जब स्टॉक मार्केट नीचे गई थी, क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती हैं, बट मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे स्टॉक मार्केट नीचे गई थी तो फंड ने भी परफॉर्म नहीं किया था, ऑल्दो कि इंडेक्स से बेहतर किया था, बट फंड में नेगेटिव रिटर्न्स आए थे। तो उसने कहा कि देखो, होता ये है कि फिर अब 2 साल परफॉर्मेंस ख़राब रही, तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो कोई भी होता मुझे कहता कि भाई इस बंदे को फायर कर दो और नया बंदे को लेके आ जाओ। और होता क्या कि जब नया बंदा आता है ना, तो सबसे पहले वो लिक्विडेट कर देता है चीज़ों को।
जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है अगर आपने डाउन टर्न के अंदर अपने आप को लिक्विडेट कर दिया। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि वो उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। तो अगर नेगेटिव रिटर्न्स भी आ रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर और पता है आपको कि क्यों नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, तो फंड मैनेजर का इतना कसूर नहीं है उसके अंदर, वो मार्केट्स ही इस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। सिमिलरली अब लास्ट 1 ईयर के अंदर या उससे पहले कोविड के टाइम पर रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। तो अब वो यही कह रहा है कि रिटर्न्स हमेशा इस तरह से नहीं रहेंगे, रिटर्न्स नीचे भी आएंगे उसके अंदर, तो हमें ये भी पता है। सो ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज कंट्रीज, बट देर आर सर्टन कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, अब उसमें ट्रांसपेरेंसी का मसला ही नहीं है कोई, तो वो अगर वो परफॉर्म कर रहा है फंड अच्छा, गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको पता है कि हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे आगे, तो फिर उनके लिए मसला नहीं है। तो वो हर बंदे यही बात है ना, जो अमेरिका अपनी तरफ से इम्पोज कर रहा होता है डेमोक्रेसी डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, तो वो हर मुल्क के लिए उस तरह से वैलिड नहीं होती है। बिल्कुल। इसी तरह से सॉवरेन वेल्थ फंड भी अगर नॉर्वे जिस तरह से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि कतर उस तरह से इंप्लीमेंट करे, सऊदी उस तरह से इंप्लीमेंट करे, यूएई उस तरह से इंप्लीमेंट करे या चाइना उस तरह से इंप्लीमेंट करे। सो उनके अपने अपने डिफरेंट तरीके होते हैं। बट अगर किसी को सॉवरेन वेल्थ फंड को समझना है और उससे कुछ ड्राइव करना है अपनी लाइफ के लिए, तो मेरे ख्याल से नॉर्वे उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उसके अंदर अभी हम थोड़ा सा देखेंगे भी। बट टू गिव यू एन आइडिया कि ये जो इन्फोग्राफिक नज़र आ रही है, इसमें नज़र आ रहा है कि 1.7 ट्रिलियन का नॉर्वे का फंड है। चाइना का 1 अच्छा, ये अगेन थोड़ा सा पुरानी फिगर है, 4-5 महीने पुरानी। आई एम 100% श्योर कि इसमें यूएई का जो फंड है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि ब्लूमबर्ग की अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर यूएई का जो टोटल फंड की वैल्यू थी वो 1.6 के करीब आ रही थी, और अभी उसको भी डिस्कस करते हैं। बट 1.6 के करीब अगर अबू धाबी की फंड की वैल्यू आ रही है, तो हो सकता है नॉर्वे और ऊपर चला गया और अबू धाबी थोड़ा सा और ऊपर चला गया हो, तो अभी नहीं पता बिल्कुल। कि एग्जैक्टली जैसे कि क्या हम है। बात कर रहे थे ना कि अभी 6 महीने में स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक फ़र्क आया है, यानी कि 30 to 40% गेंस स्टॉक मार्केट ने जनरेट करके दिए हैं। और एग्जैक्टली। एक पॉइंट इसमें मेरे ख्याल में ये भी है कि इन कंट्रीज़ का जो फ़ंड की वैल्यू है और फिर जो उनकी पॉपुलेशन है हम्म। उसका की रेशियो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम कतर को देखते हैं, कतर की तो पॉपुलेशन बहुत कम है ना, तो हाँ। पर कैपिटा बेसिस जो उनकी जो वेल्थ है इस फंड के अंदर, वो बहुत मैटर करती है। तो मैं हम जो मुस्लिम भाई और मैं पॉडकास्ट पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें वो बता रहे थे एक बात कि कतर के पास जो फंड है उससे जो इनकम जनरेट होती है वो इतनी है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनकी हम्म। आवाम जॉब ना भी करे तब भी वो हम्म। आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो ये बड़ा हम्म। इंपॉर्टेंट है कि आपकी पॉपुलेशन का साइज़ कितना है और फिर हम्म। फंड की वैल्यू कितनी है। फिर अगर आप उसका जो पर कैपिटा रेशियो निकालते हैं वो आपको हम्म। बताएगा कि आप कितने रिच हैं एट अ नेशन लेवल। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो फंड है ना, जीडीपी एक अलग चीज़ है, ये हम हम्म। फंड की बात करें। अच्छा, नॉर्वे का जो फंड है ना, ये अपने जीडीपी को भी थोड़ा सा, आई थिंक 30% के करीब अपने जीडीपी को भी सस्टेन करवाता है, तो इट्स अ बिग थिंग। थोड़ा सा इसके बारे में मैं अगर डिटेल में जाऊँ नॉर्वे के फंड को, अब ये समझ लो कि नॉर्वे की बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1969 में नॉर्वे में पहली दफ़ा ऑयल डिस्कवर हुआ था, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिरी वेल था, यानी कि आखिरी कुआं था तेल का, और वो उसमें उन्होंने कहा था कि अब बस ये लास्ट है, हमारी बस हो गई है। इसके बाद हम आई थिंक एसओ थी कंपनी, जो यूके की एसओ की कंपनी है, आई डोंट नो कि एसओ यूके की है कि नहीं, बट एसओ कंपनी थी जो वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही थी, और वो आखिरी वेल था जिसमें उन्होंने हिट किया, और वो क्रिसमस से पहले उन्होंने अनाउंस किया था 1969 में कि भाई ऑयल डिस्कवर हो गया है। सो वो डिस्कवरी ऑफ ऑयल तो एक बड़ी चीज़ थी, और नॉर्वे का ऑयल रिजर्व्स हैं भी ज़्यादा। तो बट फंड क्रिएट बहुत बाद में हुआ है, फंड उन्होंने 1996 में किया था, और बाद में वही बातें, अगेन बहुत सारी उसमें डिटेल्स हैं, बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने यही सोचा कि नहीं यार, अब हमें ऑयल की ऑयल का कुछ नहीं पता, तो हमें डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जो ऑयल की वैल्यूज़ से, हमें जो ऑयल की वेल्थ से मिलेगी, हमें उससे के थ्रू अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो 1996 के अंदर उन्होंने अपना ये फंड बनाया था। करंटली 1.8 के करीब है, 1.8 ट्रिलियन के करीब है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि नॉर्वे का जो जीडीपी है पर कैपिटा, वो $88,000 है, और जो फंड की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें ना, तकरीबन हर इंडिविजुअल बंदे के ऊपर नॉर्वे के अंदर, तो $300,000 की बनती है, यानी कि हर बंदा ओनर है $300,000 का, विच इज़ अ बिग हम्म। अमाउंट। अगर आप ये सोचेंगे हर पॉपुलेशन का, हर पॉपुलेशन चाहे बच्चा हो बड़ा हो, उसकी जो वर्थ है वो $300,000 है, नेट वर्थ कहना चाहिए। और हम्म। इट इज़ मोर देन द कंबाइंड नेटवर्थ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। ये भी एक बड़ी अच्छी बात मुझे पता चली कि अगर आप जो जो कंबाइंड मतलब रेजिडेंट्स के अंदर किसी के घर है, किसी की गाड़ी है, किसी के और कुछ एसेट्स हैं, अगर हर बंदे के एसेट्स को कंबाइन कर दें, फंड की वैल्यू उससे भी ज़्यादा है। सो अच्छा। इमेजिन कि वो क्या वैल्यू, क्या क्वांटम है इस फंड का, और क्या हम्म। विजन था गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस लेवल पे लेकर आए। बल्कि अभी मैं एक और चीज़ भी पढ़ रहा था कि जो ऑयल की वेल्थ थी, अगर 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देना इस फंड को, तो जो ऑयल का पोर्शन था, जो उनका एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट थी, वो 1 पार्ट है ओनली। बाकी के जो हाँ। 2 पार्ट्स हैं
वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो कंपाउंडिंग ग्रो इफेक्ट है हुए, ना। कंपाउंडिंग इफेक्ट है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर थोड़ा सा फर्दर, एक और चार्ट था मेरे पास, आई थिंक मेरे पास, हाँ ये चार्ट है, अगर ये स्क्रीन पर नज़र आए तो बेसिकली इसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि ये जो फंड है ये बेसिकली आपका कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। अगेन हम इसके बारे में एक और पॉडकास्ट करेंगे बड़ी डिटेल से, तो मैं उसके इन्फोग्राफिक्स अलग से लेकर आऊँगा, बट इसके अंदर सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की, वो किस तरह से रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो 1998 से अगर ये डेटा स्टार्ट हो रहा है और 2023 तक का डेटा है, उसके बाद का भी ऑफ कोर्स डेटा होगा, बट हमारे पास अभी यही है। तो उसके अंदर नज़र आ रहा है कि एक्विटीज़ जो हैं, जो कि पब्लिक लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उसके अंदर इनका मेजर पोर्शन है। आई वुड से 70% पोर्शन जो है इनका एक्विटीज़ के अंदर है। बाकी के 20% के करीब जो है वो ये मैंने कहीं लिखा हुआ भी था आई थिंक कि 25% 27% बॉन्ड्स या फिक्स इनकम के अंदर है, 71% जो है वो एक्विटीज़ के अंदर है, करंट स्टेटस बता रहा हूँ मैं, और 2 to 3% के करीब जो है ना वो रियल एस्टेट के अंदर है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम अपनी कंडीशंस पे लेकर आएँ इस चीज़ को, तो हमें पता है कि हमारी नेटवर्थ तो सारी की सारी रियल एस्टेट के अंदर होती है, चाहे वो अपना प्राइमरी रेजिडेंट हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हो। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब ऑफ कोर्स हम इसको डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर सकते, बट एक हम आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी नेटवर्थ का बहुत बड़ा पोर्शन एक्विटीज़ के अंदर टाइड अप होता है। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक लिस्टेड स्टॉक्स हों, बट उसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बंदा है वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टेड होता है। अच्छा, इसमें देयर इज़ नो सबसे हार्म इन इंटरेस्टिंग दैट। बात ये है कि जो रियल स्टेट का जो फिनोमेना है इन्वेस्टिंग के हवाले से, वो बहुत रीसेंट है। यानी कि अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, मैं वो जो बंदा है जिसने साइकोलॉजी बनी लिखी है किताब, उसका नाम मैं भूल गया। मॉर्गन हॉसल, मॉर्गन हाँ, हॉसल। तो उसने ये Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तब बताइए कि यूएस के अंदर भी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो सिर्फ लास्ट 20 इयर्स का पीरियड ऐसा है जिसमें रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे सामने आई है। उससे अच्छा पहले इट हैज़ बीन कम्प्लीटली फ्लैट। अच्छा अच्छा। और ओके। ये फिनोमेना आया है, ये जो 2008 के बाद, उससे पहले और उसके बाद जो पूरा जो बबल क्रिएट हुआ था, उसने हाँ इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्रिएट किया था। राइट। उससे पहले चले जाएं आप, अगर आप 1980s में देखें, 70s 60s, इवन अप अंटिल लाइक 1900s, रियल एस्टेट हैज़ बीन फ्लैट। तो वो यही कह रहा है कि ये जो रीसेंट फिनोमेना है ना, ये सिर्फ आया है मॉर्गेज इंडस्ट्री के ग्रो होने की वजह से। और ऑफ कोर्स दरख्त जितने भी बढ़ जाएं वो आसमान को नहीं छू सकते, तो वही बात होती है कि आप कितना रियल एस्टेट को पम्प कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें कि जो लोकल पॉपुलेशन है, यानी कि अगर हम जो यंग बच्चे अभी जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं कॉलेज से, स्कूल से, उनके पास कोई चांस नहीं है वो रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं अनलेस उनके पेरेंट्स उनको हेल्प करें। तो अगर हम उस लेंस से देखते हैं रियल एस्टेट को, तो फिर लगता ये है कि जो आने वाली जनरेशन है अब वो उस तरह से रियल एस्टेट एक्यूमुलेट नहीं करेगी जो बूमर्स ने की थी 1980s में या 1990s के अंदर। तो ये भी एक एलिमेंट मेरे जहन में है कि रियल एस्टेट एज इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि जो हमने 20-30 साल में पीरियड देखा है वो एक एनॉमली थी जो कि हमें पूरी हिस्ट्री में नज़र नहीं आती है। स्टॉक्स तो हमें हिस्ट्री में नज़र आते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि वो एक एसेट है जो हमेशा से ग्रो करता रहा है। गोल्ड भी नज़र आया कि हज़ारों साल से जो है वो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू है। लेकिन रियल एस्टेट वो सिर्फ रीसेंट फिनोमेना है। और अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ सोचने में कि भाई क्या ये आगे मज़ीद सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है उनके पास तो कोई चांस नहीं है कि वो इस तरह से रियल एस्टेट एक्यूमुलेट कर सकें जो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी। एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अपना मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो उसका अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में हो गया, जा रहा है वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेगा। तो आई वाज थिंकिंग कि यार क्या करेगा, मतलब 4 साल बाद उसकी जब वो निकलेगा, एक तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा तो वो एक अलग स्टेटस होगा, बट लेट्स से उसको रहना है वहाँ पर। तो और अगर चलो मैं किसी भी एक स्टूडेंट की बात करूँ जो कि कनाडा के अंदर है, और उसको अब वो अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है 4-5 साल बाद, 6 साल बाद, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो स्टार्ट करेगा अराउंड लेट्स से $50,000, $60,000 इस लेवल से स्टार्ट ऐसे ही बिल्कुल। करेगा।
और वहाँ पर तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं उसके हिसाब से तो बस हम्म, आप वो रेंट कर ले, अपनी लाइफ खुद से गुजार ले, तो वही वही बड़ी बात है। बिल्कुल। आज से 4 साल बाद तो और पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। तो उसको ओन करना बहुत मुश्किल है। तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि रियल एस्टेट, एक तो सबसे पहले रियल एस्टेट इज़ नॉट द ओनली एसेट क्लास, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। और ओनरशिप इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, क्योंकि ओनरशिप के साथ बहुत सारे अपने मसले भी आते हैं। जो रियल एस्टेट की ओनरशिप होती है बिल्कुल। तो वो उसके अपने भी मसले आते हैं। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, ऑल्दो कि इसी बड़ी एक इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो थी, एक फैक्ट था। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं उस इंटरव्यू का ट्राई करूंगा, लिंक भी लगा दूं। बट उस इंटरव्यू, ये नॉर्वे का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसके सीईओ का इंटरव्यू था। उसने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि आई डोंट नो कि मैंने मेंशन की थी कि नहीं, बट जो रीजेंट स्ट्रीट है लंदन में, 25% ऑफ रीजेंट स्ट्रीट इज ओन्ड बाय जो सॉवरेन वेल्थ फंड है नॉर्वे का। 25%। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम्म। पॉइंट यही है। पॉइंट ये है कि अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड ने आई थिंक कोई 650 मिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन का ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की थी। सही है ना? तो बड़ी न्यूज़ आई थी कि यार वो बिटकॉइन तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा और ये वो। बट लोग ये भूल रहे थे कि अबू धाबी का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो ओवरऑल कंपनी है, अभी मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करता हूँ। हम्म। वो जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का है, 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का है। सो उसका अगर 650 मिलियन डॉलर्स उसमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पीनट्स है। 0.025% का बिटकॉइन ईटीएफ में उनका एक्सपोजर है। सो ये भी हम्म। हमें देखना पड़ेगा कि अगर रीजेंट स्ट्रीट में 25% उनके स्टेक हैं तो उनका एक्चुअल में जो क्वांटम है, कहने को रीजेंट स्ट्रीट के अंदर 25% उनकी है, बट हम्म। रियल एस्टेट 2% है उनकी सिर्फ होल्डिंग की। सो ये देखना पड़ेगा कि आप जो सामने वाले की इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है वो। एक तो ये कि वो पता नहीं सामने वाले को देख कर आपको करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, उससे उससे हम्म। अट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। बट वो जो सामने वाला कर रहा है, आपको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस हाँ, लेवल पे काम कर चुका है पहले, और अब वो आपको फिर जो चीज़ उनका नज़र आ रही है। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है वो भी है ना, मैटर करता है कि हाँ, अगर आपके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी हैं और अगर आप हाँ, सिर्फ 2 बिलियन डॉलर उसमें लगा रहे हैं रियल एस्टेट में, तो इन द हाँ, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग इट डजंट मैटर। हाँ, एग्जैक्टली इसी तरह हम्म। से जो अब मैं इसी की नॉर्वे की एक एक पॉइंट होता है ना, लोग कहते हैं भाई हमें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। अब ज़्यादा रिटर्न्स, कितने रिटर्न्स होने चाहिए? ठीक है, आपके जब बंदे के पास पैसे कम होते हैं और उसकी एक्टिव इनकम कम होती है तो वो समझता है कि पैसिव इनकम से ही मैं सारे पैसे बनाऊंगा, या स्टॉक्स के हम्म। अंदर जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो सारे पैसे उसी से बनेंगे। अब मेरे 6-7% तो रिटर्न मैं समझता ही नहीं हूँ, हालांकि मेरे ख्याल से अगर किसी को 7-8-9% के करीब का रिटर्न मिल डिसेंट रहा है। है एनुअल, वो हाँ, डिसेंट रिटर्न है। बिल्कुल। अब नॉर्वे की जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, इतने पैसे हैं उनके पास, बट वो दे आर हैप्पी विद 6.25 6.3% का रिटर्न जो एनुअलाइज बेसिस के ऊपर है, और इसी हम्म। लेवल पे वो ग्रो किया है। अब कोई नॉर्मल बंदा होगा कहेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, बट वो जो उनका क्वांटम है वो उस तरह के लेवल पे जा भी नहीं सकते। अगर वो देखना शुरू कर देंगे 15% का रिटर्न या 20% का रिटर्न, तो वो बहुत बड़ा कोई क्राइसिस में भी जा सकते हैं। तो हाँ, वो ये चीज़ देख रहे हैं उस चीज़ को। एग्जैक्टली exactly। और वही बात, ये जो बंदा जिसने साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी थी, वो ये कह रहा था कि अगर दो तरह के लोग होते हैं ना, एक तो वो होते हैं जिनको 20% रिटर्न चाहिए, हम्म, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर सकते। वो आपको ठीक है साल 2 साल 3 साल में मिल जाएंगे, लेकिन थ्रू आउट द लॉन्ग पीरियड ऑफ 30-40 ईयर्स यू कैन नॉट सस्टेन दैट एग्जैक्टली। 20% रिटर्न एवरी ईयर। तो हाँ, बात घूम फिर के फिर वही आ जाती है कि if you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. आप
कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करें 6 to 8% एवरी ईयर, जो कि फिर ओवरऑल आपका जो पीरियड है 30-40 ईयर्स का जिसकी आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, वो फिर कंपाउंडिंग के ज़रिए काफ़ी ऊपर चले जाता है कंपेयर टू अगर आप सिर्फ उनको चेज़ करें जो कि ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो कि ठीक है आपको साल 2 साल में 20% रिटर्न दे देंगे, लेकिन फिर जो है उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद दोबारा हुँ, आपको कोई और ढूंढना पड़ेगा। हुँ। और फिर जब आप इसी तरह डेस्परेट हो जाते हैं तो हाँ, फिर आप गलतियां करते हैं उस तरह के स्टॉक्स में जाके जहाँ पे ऑफ कोर्स वो स्टॉक्स इतने पावरफुल नहीं होते, ठीक है वो अट्रैक्ट करेंगे आपको एक लार्ज स्विंग के अंदर, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ दे नहीं सकते। एग्ज़ैक्टली ये भी एक इसी बड़ा तरह पॉइंट से है। हाँ। जो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि यार यहाँ पर एक टर्म शुरू हुई है यूएई के अंदर एक्सीडेंटल मिलियनेयर्स और बड़ी रेलेवेंट टर्म है क्योंकि किसी ने लेट्स से किसी ने 1.5 मिलियन का टाउन हाउस लिया हुआ था वो 3 मिलियन का हो गया या दो हम्म। प्रॉपर्टीज़ ली हुई थी 5-5 लाख दिरहम की वो अब जो है ना मल्टीपल ऑफ मिलियंस हो गई हैं तो वो एक्सीडेंटल मिलियनर्स हैं अब वो बन तो गए एक दफ़ा मिलियनर्स मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 2 प्रॉपर्टीज़ 3 प्रॉपर्टीज़ थी अब वो 3 मिलियन डॉलर्स दिरहम से बैठे हुए हैं 4 मिलियन दिरहम से बैठे हुए हैं सो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें सो ये हम्म। प्रॉब्लम होगी आपने एक दफ़ा 3 साल 4 साल के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न देख लिया अब आप परेशान हैं कि अब मुझे उसी तरह का रिटर्न चाहिए तो अगर आपका माइंडसेट वो हो जाएगा ना तो वो बड़ा ख़तरनाक माइंडसेट है उसमें आप पैसे गंवाएंगे और हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं सो क्रिप्टो अपना में ये तो होता है। हाँ क्रिप्टो में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है हाँ। एग्जैक्टली अभी भी इथेरियम वगैरह कितना ऊपर गया है दोबारा से बिटकॉइन वगैरह सब दोबारा ऊपर जा रहे बिल्कुल। हैं बट आप एक्सपेक्टेशन अपनी जो है ना ये बात भी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है और ये सॉवरेन वेल्थ फंड के अंदर ही मैं उसका इंटरव्यू अगेन उस बंदे का देख रहा था नाम भी भूल गया सब कुछ भूल गया मैं उसका लेकिन आई वुड ट्राई कि वो मैं दूं उसका लिंक उसने कहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्री लेवल के ऊपर और इसी चीज़ को हम घर के लेवल पर भी डाल सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसने ये बोला था कि हम बीइंग नॉर्वेजियन वी आर ब्लंट अबाउट आवर ट्रांसपेरेंसी आप हमारी वेबसाइट पे जाके सब कुछ देख सकते हैं और दूसरा ये कि आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल्स सेट होने चाहिए हम ये नहीं कहते कि 15% रिटर्न होएगा 12% रिटर्न होगा अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है जो कि नहीं हुआ अभी तक बट अगर हम्म। हो गया तो नथिंग लाइक इट बट हम कहते हैं 6-7% का रिटर्न जो है ना बहुत अच्छा रिटर्न है हमारे लिए तो एटलीस्ट बहुत अच्छा है तो जब आपका बिल्कुल। क्वांटम बढ़ जाता है वेल्थ का तो उसको प्रिजर्वेशन आपकी जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन उसकी ग्रोथ तो उनके लिए ऑफ बिल्कुल। कोर्स उनकी एक्टिव इनकम तो चल ही रही है बट उनकी वो उसके थ्रू वो चल रहा है सो अगर क्विकली मैं बता दूं अगेन नॉर्वे चाइना चाइना के 2 फंड्स हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो है फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के 3 फंड्स हैं यहाँ पर जो फिगर नज़र आ रही है 1.1 ट्रिलियन की आई थिंक ये बढ़ गई है अब बट उसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा आता हूँ यूएई की जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसके बाद कुवैत का मैंने पढ़ा कि ये जो है सबसे दुनिया का ओल्डेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड है यानी कि जो कंट्री की लेवल के ऊपर होता है वो सबसे पुराना है ये अब उसमें भी वही बात है कि यार अगर आपके पास ऑयल निकल आया है ज़रूरी नहीं है कि सारे कंट्रीज जिनके पास ऑयल निकला हो नाइजीरिया के पास भी ऑयल निकला है वेनेजुएला के पास भी ऑयल निकला है इन कंट्रीज़ के पास ऑयल निकला है लेकिन उन्होंने उस तरह से उसको कैपिटलाइज नहीं हम्म। किया तो हर कंट्री को हाँ। आपको ये कहना कि भाई इनके पास तो ऑयल है ये तो इनका तो मसला ही नहीं है बट बैकग्राउंड पे वर्किंग भी होती है ऐसे ही नहीं होता कि सिर्फ ऑयल निकल गया तो आप सब कुछ बाकी सब कुछ छोड़ देंगे बिल्कुल। फिर सऊदी का है 925 बिलियन का सिंगापुर का है छोटा सा मुल्क है सिंगापुर हम्म। का उसके अंदर है 800 बिलियन डॉलर्स का सॉवरेन वेल्थ फंड इंडोनेशिया का है आउट ऑफ नोवेयर मुझे नहीं पता अच्छा, था कि इसकी इंडोनेशिया मुझे बड़ी हैरत का हुई कि इंडोनेशिया के मुझे पास भी भी है। मुझे भी नहीं पता कि हाँ। इंडोनेशिया का सॉवरेन वेल्थ फंड है कतर का तो खैर ऑफ कोर्स हमें पता है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है हांगकांग का भी आइडिया है कि तो ये टॉप के सॉवरेन वेल्थ फंड हैं जो नज़र आ रहे हैं मैं इसके अंदर एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि जो अबू धाबी का था क्योंकि मैं उससे थोड़ा सा अभी एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी मैं देखूंगा उसको डिटेल में पढ़ूंगा अच्छा, लेकिन इससे पहले तो हम इसमें डिटेल में जाओ, हाँ केविन और लेरी इस पे बहुत बात करता है। अच्छा जो वो ये कहता है कि अबू धाबी इज़ गोइंग टू बी द फाइनेंशियल हब ऑफ मिडल ईस्ट, और अच्छा उसने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में ये बताया भी है कि वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है, और उसी वजह से यूएई गवर्नमेंट ने केविन और लेरी को जो है ऑनररी सिटीजनशिप सिटीजनशिप दी दी है। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ तो वो ओके ये एक साथ बात करता है कि जो अबू धाबी जो है ना, वो बहुत काम कर रहा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर, और इट इज़ गोइंग टू बी लाइक द फाइनेंशियल हब ऑफ द इंटायर मिडल ईस्ट। तो हम्म इसका मतलब ये है कि पीछे बैकग्राउंड में हमें नज़र नहीं आ रही चीज़ें सामने, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत काम हो रहा है फाइनेंस के ऊपर। हाँ क्योंकि ये जो मैं अगर बात करूँ ना तो मैं अक्सर बात करता हूँ एक बड़ी अच्छी कंपनी है सरवा के नाम से यहाँ पर यूएई के अंदर जो कि स्टॉक्स के अंदर डील करती है तो मुबादला जो कंपनी है ये अबू धाबी की ये इन्होंने फंड की हुई है सरवा की जो इन्वेस्टमेंट राउंड्स थे वो इन्होंने उसको सपोर्ट अच्छा। किया हुआ है तो मुबादला हम्म। इज़ अ ह्यूज कंपनी लेकिन ह्यूज कंपनी कहते हुए अगर देखेंगे तो उसका क्वांटम फिर नज़र आएगा कि छोटा है अगर ओवरऑल देखेंगे तो 1 पॉइंट ये दिखा रहा है बेसिकली कि एसेट्स इन 2021 कंपेयर टू एसेट्स इन 2025 इन अबू धाबी के जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं अब 3 इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं एडीआई है एडीक्यू और मुबादला
जो सबसे बड़ा फंड है वो एडीआईए है, जो कि तकरीबन 1.2 से थोड़ा सा कम है बिलियन, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। और इसी तरह से मुबादला भी है इस वक्त तकरीबन कोई 350 बिलियन डॉलर्स, और ये जो दूसरा एडीक्यू है ये तकरीबन 250 बिलियन डॉलर्स होगा। तो मिलाकर ये 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये इसकी जो रिपोर्ट है ये तकरीबन कोई 2025 जुलाई की है, जुलाई जून की है, तो ये बहुत रीसेंट है। तो हमने जो पहले जो ये फिगर देखी थी ये तकरीबन 7 महीने ये 6 महीने पुरानी है। पुरानी है। सो थोड़ी सी पुरानी है ये। सो हो सकता है कि अब बाकी चीज़ें भी आप ऊपर चली गई हो, तो बट ये क्वांटम हम देख सकते हैं कि 2021 से 25 तक 4 साल के अंदर ये इसका जो इंक्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो अगेन जो बात हो रही थी कि अबू धाबी के अंदर जो वो कह रहे हैं कि 600 मिलियन डॉलर्स की बिटकॉइन के ETF ले लिए, तो उसका जो परसेंटेज है वो हाँ, वो बहुत 0.025% मिनिमल है है, बिल्कुल। ओवरऑल उस फंड के। इसमें हमने देखा है ये भी लंदन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में भी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी, और फिर स्टॉक्स के अंदर। अब ये बात है कि जो ये फंड्स हैं इनकी हमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो उस तरह की नहीं है जो कि जितनी अच्छी नॉर्वे की है। तो हमें नॉर्वे को अगर उसको स्टडी कर लेना सही से तो फिर हमें समझ में आएगा। मैं देख भी रहा था उसके अंदर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इस तरह की कंपनीज के अंदर बड़े बड़े लेवल पे इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब वो छोटा मोटा इस तरह का लेवल नहीं। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. नहीं है कि उसके अंदर हम वो मतलब इतना बड़ा लेवल है कि सिंगल मोस्ट, अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर देखें तो सिंगल बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज वो है नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड। तो इतने बड़े लेवल पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो इससे बिल्कुल हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें अगर तुम एक लाइन में समराइज करो कि भाई जो देखने वाले हैं उनको क्या अब इससे लेसन ड्राइव करना चाहिए और अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? यार इसके अंदर सबसे पहले बिल्कुल ये बात मैंने 2001 के अंदर जब वीडियो बनाई थी उसमें भी की थी। उस वक्त तो चैनल छोटा सा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ दोबारा से बनाऊँ इस वीडियो को। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए घर के अंदर, कि आपको घर वालों को सब पता होना चाहिए। घर वालों को नहीं तो एटलीस्ट आपकी स्पाउस को पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ लगे। अब अक्सर स्पाउस जो वाइफ्स होती हैं वो उस तरह से नहीं उसमें इंटरेस्ट ले रही होती हैं, बट आप इस लेवल के ऊपर तो एटलीस्ट हों कि आपका जो डेटा हो वो शेयर हो। ठीक है, पासवर्ड्स ना पता हो, क्योंकि पासवर्ड्स पता होने का फ़ायदा भी नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि पासवर्ड्स हमारे पता हैं। मैं कहा यार अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आती है तो पासवर्ड्स आजकल के जो होते हैं वो तो आपके मोबाइल के ऊपर होते हैं ना। वो तो आप जब तक कि आपकी फेशियल रिकग्निशन नहीं होगी या बायोमेट्रिक नहीं होगा तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते अकाउंट को। तो या वो फिर तो बेकार है। जो SMS कोड आता है कि मोबाइल पे, वो तो एक ही बंदे के मोबाइल पे आएगा। हाँ, एग्जैक्टली तो आप उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट आपको अकाउंट्स पता होना चाहिए, अकाउंट्स में वैल्यूज पता होना चाहिए। रियल अगर प्रॉपर्टीज हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टेड है। तो वो एक्सेल शीट आपने एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। तो वो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपको अपने घर वालों के हिसाब से जो है वो अपनी इनकम के हिसाब से उसको रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है और आपको पता है कि बड़ी अच्छी जॉब लगी हुई है, बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो ये हमेशा नहीं चलेगी। जब इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ ये सोच रहे हैं कि भाई ऑयल की वेल्थ है, आज है कल नहीं होगी। नॉर्वे में 1969 में अगर ऑयल निकला था, ये यूएई के अंदर भी इसी पॉइंट पर ऑयल का पता चला था इनको, सऊदी में भी। तो अब ये लोग जो रियलाइज़ कर चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर कि ऑयल को हम सस्टेन नहीं कर सकते, तो इतनी वेल्थ होने के बावजूद सस्टेन नहीं कर सकते, तो कुछ सोच रहे हैं ना पीछे। तो आपकी जॉब तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने लेवल पे देखें तो जॉब तो कुछ भी नहीं है। तो इवन बिजनेसेस को मैं कहता हूँ, इवन जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर भी अभी कब बात हो रही थी, मेरे ख्याल से मैंने किसी और पॉडकास्ट में बात की थी कि लेट्स से पाकिस्तान के अंदर किसी की कोई फैक्ट्री चला रहा है, और मैं बड़ी एक कंपनी का नाम लेता हूँ, इंटरलूप की बात करते हैं। इंटरलूप जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो दुनिया में वो भेजते हैं अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। उसमें ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स वेयर होता है या जो सॉक्स वगैरह बनाते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे बनाते हैं।
बट लेट से कि ट्रम्प कल कहता है भाई पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लग जाएगा, और अब इतना ज़बरदस्त टैरिफ होगा कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो जाती है, और बीच में उसके स्टॉक्स नीचे भी गए थे इसी इसी बात पर। तो इमेजिन कि आपका इतना बड़ा बिजनेस जो है ना वो धड़ाम से नीचे गिर सकता है। सो जब तक बिल्कुल आप अपने बिजनेसेस को भी डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो आप ये नहीं समझें कि आपने जॉब नहीं कर रहे, 9 to 5 पे नहीं है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ठीक है, बिजनेस उससे तो अच्छा लेवल है कि 9 to 5 से ऊपर चले गए आप, बट जब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तब तक आप भी जो है ना एक रोप पे हैंग कर रहे होंगे। सो ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन सेटिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जो, और ये ना सिर्फ एक्सपेक्टेशन सेटिंग फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपको अपने लिए भी, कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार ठीक है, अगर 10% रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है, हो सकता है अगले साल ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, बट मुझे सिर्फ रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना, क्योंकि अगर मैं रिटर्न्स के पीछे भागने लगूंगा तो ये आपके हाथ में है ही नहीं। हाँ सो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको छोड़ दें, और जितना आप कम उसमें इंटरवीन करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, वो कहते हैं ना, सोप की एग्जांपल लेते हैं कि अगर साबुन कम से कम यूज़ करेंगे तो वो कम से कम जब यूज़ करेंगे तभी वो कम होगा। जो आपका पोर्टफोलियो वो भी इसी तरह से, जितना आप उसको यूज़ करेंगे, जितना आप उसके अंदर बाइंग सेलिंग करेंगे, उतना ही वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके हाउस होल्ड लेवल के ऊपर जो है ना हम सॉवरेन वेल्थ फंड से डिराइव कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल में इसमें हम एक डीप डाइव और कर लेंगे जिसमें हम सिर्फ इन फंड्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें ताकि हमें पता चले कि इन फंड्स के पास है क्या, बिल्कुल। उनकी जो एलोकेशन है वो क्या है। अगर हम नॉर्वे की एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई अपनी वेबसाइट पे, तो हमें पता चलेगा कि उनके पास कौन से स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स कौन से हैं, बॉन्ड्स में कितना पैसा है, इसके अलावा रियल एस्टेट में कितना पैसा है। तो उससे हमें एक एनालिसिस मिल जाएगी कि भाई हम अपने पर्सनल लेवल पे इसको किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राइट। थोड़ा सा मैक्रो अपडेट्स के ऊपर चलते हैं। जो सबसे अहम खबर है इस वीक की वो बेसिकली जीनियस एक्ट है। और जीनियस एक्ट बेसिकली अगर नहीं पता तो वो एक तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि यूएस में अप्रूव हो गया, अब वो लॉ बन चुका है, यानी कि वो दोनों हाउसेस से अप्रूव हो चुका है, सेनेट से भी कांग्रेस से भी, और ट्रम्प ने जो है उसको साइन करके उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली वो ये क्या है कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि भाई क्या चीज़ सिक्योरिटी है, क्या चीज़ कमोडिटी है। पहले ही होता था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि भाई वो दबा के जो है ना वो फाइन लगा रहे थे, कंपनीज़ के ऊपर बैन कर रहे थे, और कंपनीज़ को पता नहीं था कि भाई कि हमने करना क्या है, हमें फ्रेमवर्क तो दो कि हमने क्रिप्टो को किस तरह से मैनेज करना है। तो वो उसको जो है बगैर फ्रेमवर्क के उन पे फाइन लगा के उनको बैन कर रहे थे। तो अब ये हो गया कि एक क्लैरिटी आ गई है कि भाई क्या फ्रेमवर्क है, आपने किस फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है, कौन सा टोकन सिक्योरिटी है, कौन सा टोकन कमोडिटी है। अच्छा, इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप किसी एसेट को एज ए कमोडिटी लेते हैं ना तो उसकी रेगुलेशंस अलग हैं, और अगर आप किसी एसेट को एज ए एक्विटी लेते हैं या सिक्योरिटी लेते हैं उसकी जो रेगुलेशन है वो अलग है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है वो कमोडिटी है, लेकिन कोई जो स्टॉक है वो एक सिक्योरिटी है। इन दोनों की जो रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट है, और एसईसी का जो फ्रेमवर्क काम करने का वो भी डिफरेंट है इस हवाले से। तो बहुत से क्रिप्टो के जो कॉइन्स या टोकन्स हैं ना वो भी डिफर करते हैं इस हवाले से। यानी कि अगर कोई चीज़ ईटीएफ के अंदर है तो बेसिकली वो एक सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का जो ईटीएफ है या इथेरियम का ईटीएफ जो लॉन्च हुआ है वो एक सिक्योरिटी है। तो उसकी जो रेगुलेशंस एसईसी की तरफ से आएंगी वो डिफरेंट है कंपेयर टू बिटकॉइन एज अ कॉइन। वो एक कमोडिटी है, यानी कि कमोडिटी मीन्स इसको कोई इश्यू नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली ट्रेड होती है जस्ट लाइक गोल्ड और सिल्वर। ओके। तो ओके। अब वो फ्रेमवर्क आ गया तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो जो मार्केट है ना थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने स्टेबल कॉइन को एज ए मेजर करेंसी के तौर पे अडॉप्ट करने का प्लान शुरू कर दिया। यानी कि अब तक अफवाहें आ रही थी कि भाई स्टेबल कॉइन जो है वो बन जाएगा एक तरह से डिजिटल डॉलर, अब वो बनने जा रहा है। और उसके पीछे जो गेम है वो ये है कि स्टेबल कॉइन को वो एज ए कहना चाहिए एक मिडल मैन के तौर पे यूज़ करेंगे टू बाय यूएस ट्रेजरीज। अगर एक ग्राफ आप सर्च करें कि स्टेबल कॉइन का जो परसेंटेज शेयर है यूएस ट्रेजरी का वो कितना है, आई थिंक वो 16th नंबर पे आता है ओवरऑल दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेजरी होल्डिंग के अंदर। यानी कि अगर आप यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग देखते हैं तो टॉप पे जो है ऑफ कोर्स जापान है, फिर चाइना है, फिर दूसरे कंट्रीज हैं यूके, लग्जमबर्ग, कनाडा, आयरलैंड, और 18th या 16 नंबर पे जो है वो स्टेबल कॉइन्स हैं। इसका मतलब ये कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो अब एक वो मेथड यूज़ कर रहे हैं टू बाय यूएस ट्रेजरीज। क्योंकि जब से ये डी डॉलराइजेशन की बातें शुरू हुई हैं ना तो चाइना और जापान तो हैं वो तो अब नेट सेलर बन चुके हैं, वो अब उसको बाय नहीं कर रहे। तो अब नेक्स्ट जो बायर है वो कहाँ से आएगा, वो अब स्टेबल कॉइन के जरिए आएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो स्टेबल कॉइन विल बिकम लाइक अ डी फैक्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। और उससे फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि नाइजीरिया में बैठा बंदा जो है वो स्टेबल कॉइन बाय करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकता है।
ठीक है। अदरवाइज़ अगर उसको डॉलर में कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो पहले उसको डॉलर बाय करना पड़ेगा किसी बैंक से या किसी भी फॉरेक्स की जो शॉप्स होती हैं उनसे जाके। स्टेबल कॉइन के ज़रिए अब वो क्रिप्टो वॉलेट के अंदर वो कहीं से भी जो है स्टेबल कॉइन बाय कर सकता है, क्योंकि वो बैक बाय यूएस डॉलर, यानी कि एक स्टेबल कॉइन इज़ बैक बाय 1 यूएस डॉलर, ये उनका फ्रेमवर्क है। तो उससे लेकिन होगा अभी ये भी कि अगर उसको खरीदना है बंदे को तो वो भी पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू ही करेगा ना, अभी भी कोई बैंकिंग चैनल हाँ, तो यूज़ नहीं कर सकता उसको के एग्जैक्टली लिए। लेकिन हाँ। उससे एक तो फ़ायदा कंज्यूमर को ये होगा, उसके पास चॉइस बढ़ गई, हुँ। उसके पास एक्सेस बढ़ गया यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन करने का यूजिंग स्टेबल कॉइन। और नुकसान ये है कि ऑफ कोर्स जो यूएस डॉलर है वो बन जाएगी एक डिफैक्टो करेंसी। तो जो दूसरी करेंसीज हैं ऑफ कोर्स उनका जो शेयर है ट्रांजैक्शन के अंदर वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल दुनिया में जो है जो दूसरे करेंसी होल्डर्स हैं उनको नुकसान होगा, लेकिन ऑफ कोर्स यूएस की जो हैज मनी है वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगी इससे। हुँ, हुँ, तो बहुत बड़ा एक्ट है, ऑफ कोर्स लोग इसको समझते हैं कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ट्रम्प ने जो प्रोमिस किए थे कैंपेन में। If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. वो ऑलमोस्ट अब होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक बड़ी वेव आई है क्रिप्टो के अंदर लास्ट वीक में। तकरीबन तमाम कॉइन्स जो ऊपर गए हैं, बिटकॉइन भी ऊपर गया है, ईथेरियम में काफ़ी एक्टिविटी हुई है, डोज कॉइन में एक्टिविटी हुई है। तो अब इसमें हो ये रहा है कि क्लैरिटी आ गई है इंडस्ट्री में। अब कंपनी जो इस पर काम कर रही थी वो मज़ीद अब इसमें काम करेंगी, मज़ीद पैसा ड्राइव होगा। तो ओवरऑल इसके अंदर एक बुलिश सेंटीमेंट इस वक्त आया हुआ है। राइट, ज़बरदस्त। तो वैसे भी मैं अब जो है हर बंदा अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा होता है। मुझे आज तक बिटकॉइन क्रिप्टो का एक्चुअल रियल यूज़ केस नहीं समझ में आया, बट क्योंकि अब सिनेरियो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और इवन जब इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी जो है वो अपनी होल्डिंग्स रख रहे हैं, ऑल्दो कि वो कम है उनकी होल्डिंग के हिसाब से, तो अपनी होल्डिंग आप उनकी रिलेटिवली आप भी अपनी कम कर सकते हैं। सो अगर कम होल्डिंग रखनी है, लेट्स से बिटकॉइन की, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी नेटवर्थ का 1% मेरे पास बिटकॉइन हो, तो उसको रखना कैसे है, उसको उसको कहाँ पर रखना है, उसको कैसे बाय करना है, और उसके बाद उसको सेफ गार्ड कैसे करना है। तो मैं आजकल उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर बड़ा मसला होता है, इवन बड़े से बड़े एक्सचेंज का कुछ नहीं पता होता। हम बिल्कुल। जैसे यहाँ पर स्टॉक्स खरीदते हैं तो स्टॉक्स का हमें पता होता है कि हमने किसी बड़े स्टॉक्स ब्रोकर के साथ अगर आपने अकाउंट खोल लिया है तो इट इज़ रिलेटिवली सेफ, क्योंकि वो बैक बाय गवर्नमेंट भी होता है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटीज़ आपके पास होती हैं। बट जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं इनकी सिक्योरिटीज़ का भी नहीं पता। सो फॉर दैट मैटर किस तरह से उसको सेफ गार्ड करना है वो मैं आजकल कर रहा हूँ। तो मैं सोच भी रहा था उस पर कॉन्टेंट बनाऊंगा बाद में, बट उसके बारे में क्या कहते हो, अगर किसी को खरीदना है तो हाँ, क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो इसलिए बाय कर रहे हैं कि आप जो हैं वो एंटी फियाट मनी है, आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट की जो है जो जो रीच है वो मेरे पर हो, मेरी हम्म, फाइनेंसेस के ऊपर हो, तो बिटकॉइन आपको एक वे प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो भी आपकी वेल्थ है वो आप आउटसाइड ऑफ द सिस्टम रखें, जिसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, जिस पे कोई बैन नहीं लगा सकता, वो सिर्फ आपके कंट्रोल में है। तो एक तो ये ग्रुप है जो कि बेसिकली साउंड मनी सिस्टम में रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की जो आउटरीच है ये अनफेयर है और मेरे फंड्स सिर्फ मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। यानी कि अगर आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है वो बेसिकली कभी भी कन्फिस्केट हो सकता है। बैंक अगर गवर्नमेंट चाहे कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, हमने इसके फंड सीज करने हैं, तो विद इन अ सेकंड आपके फंड सीज हो सकते हैं, जो कि कनाडा में हुआ है। जो ट्रकर्स का जो प्रोटेस्ट था उसमें हमने ये चीज़ देखी। तो एक तो वो ग्रुप है, वो इसलिए क्रिप्टो बाय करता है कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए फाइनेंस की अपनी। एक वो ग्रुप है जो कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ प्राइस एक्सपोजर चाहिए। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप क्रिप्टो एज ए कॉइन बाय करें, आप ETF बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बिटकॉइन ट्रेजरीज के नाम से एक और नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जो कि माइकल सेलर कर रहा है, जो कि CEO है माइक्रो स्ट्रेटजी का। उसने क्या किया है, उसकी जो अपनी कंपनी है बेसिकली वो तो एक IT सोल्यूशन प्रोवाइडर है, वो CRM सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रही जिस तरह से उसका जो रियल बिजनेस है वो करना चाहिए। तो उसने क्या किया है, अच्छा तकरीबन 3 या 4 साल पहले उसने जो भी उसका रेवेन्यू आ रहा था ना उस IT बिजनेस से, उसने क्या किया, उस रेवेन्यू को यूज़ करके उसने पहले तो एक लॉन्ग टर्म डेट लिया पब्लिक से जाके, और उस डेट्स के ज़रिए उसने बिटकॉइन बाय करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली उसने एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्रिएट की। उसने कहा कि ये बिटकॉइन ट्रेजरी है, यानी कि जिस तरह बॉन्ड एक US ट्रेजरी है, इस तरह बिटकॉइन ट्रेजरी उसने क्रिएट की, और वो इन्वेस्टर्स को कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो 30 या 40% ग्रोथ दूंगा हर साल। वो किस तरह से दूंगा, क्योंकि बिटकॉइन की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, ऑन एवरेज आई थिंक 55% एनुअल रिटर्न दिया उसने।
ठीक है, कहीं पे 66% डाउन भी हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल उसको आप एनुअलाइज करते हैं तो 55% एनुअल गेन दिया है। तो वो ये कर रहा है कि उसने लॉन्ग टर्म डेट लिया, उस डेट को सिर्फ वो इंटरेस्ट ओनली पेमेंट कर रहा है थ्रू इट्स ओन बिजनेस, यानी कि जो उसका बिजनेस कैश फ्लो जनरेट कर रहा है उसके ज़रिए वो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है और उस डेट के ज़रिए वो जो है बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहा है। तो जब बिटकॉइन वो एक्यूमुलेट कर रहा है एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, तो जो उसका एवरेज प्राइस है ना वो काफ़ी इम्प्रूव होता जा रहा है और बिटकॉइन ग्रो कर रहा है, तो उसका जो एनुअल रिटर्न है वो काफ़ी ऊपर जाता जा रहा है। तो अगर उसको फिर हम उसकी स्टॉक प्राइस में देखते हैं, क्योंकि अगर आपने बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे रखा हुआ है और वो एसेट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो ऑफकोर्स आपकी जो स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो तुम अगर माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक और बिटकॉइन को आपस में कंपेयर करो, तुम देखोगे कि माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टॉक ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया हुआ है बाय बिग मार्जिन। तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है कि अगर आपने सिर्फ प्राइस एक्सपोजर लेना है तो ज़रूरी नहीं कि आप बिटकॉइन एज अ कॉइन बाय करें, आप माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर बाय कर सकते हैं या आप बिटकॉइन का ETF बाय कर सकते हैं। ETF बाय कर बिल्कुल सकते हैं। सही। बिल्कुल। ओके। और अगर लेट्स से किसी को है कि नहीं मुझे वो बिटकॉइन ही चाहिए और मैं हो सकता है ETF के अंदर कुछ ना कुछ तो उसकी वो भी फीस होगी ना, थोड़ी बहुत बिल्कुल, फीस होगी, वो थोड़ा जिस तरह ट्रैकिंग से एरर होगा। ट्रेडिशनल ETF होता है बिल्कुल उसी तरह से है। जैसे ब्लैक रॉक का जो ETF है वो ये है कि वो आपसे मैनेजमेंट फीस चार्ज करेंगे एनुअली और वो बेसिकली अपने फंड के अंदर BTC जो है बाय करते रहेंगे और आप जिस तरह से एक स्टॉक बाय करते हैं उस तरह से आप एक्सचेंज पर जाकर स्टॉक बाय करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर किसी को एक्सपोजर लेना है एटलीस्ट प्राइस का, तो वो एटलीस्ट ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर किसी को बिल्कुल वैसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है बिटकॉइन की, तो फिर वो एक्सचेंज के थ्रू बाय करके फिर उसको स्टोर करना है, आइदर वो हार्डवेयर वॉलेट हो या सॉफ्टवेयर वॉलेट हो या जिस तरह से भी राइट। हो। नॉर्मली करते लोग ये हैं कि जो भी क्रिप्टो में बाय या सेलिंग करते हैं वो ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो उनके लिए ऑफ कोर्स फीजिबल नहीं होगा कि वो उसको हार्डवेयर वॉलेट में बार बार जो है स्टोर करें, क्योंकि अगर आप दिन में 2-3 ट्रेड्स कर रहे हैं तो फिर वो काफ़ी एक हैसल बन जाती है कि बार बार आप अपना हार्डवेयर वॉलेट लगाएं, इसको ट्रांसफ़र करें, फिर दोबारा से इसको लेकर आएँ। तो नॉर्मली फिर ये लोग ये करते हैं कि जो उस तरह से फ्रीक्वेंट ट्रेड्स कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर वॉलेट भी मिल जाता है आपको, वो आप फ्री ऑफ चार्ज मिल जाता है, आप कॉइन बेस से जाके इसको आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप उसमें अपना ट्रांसफ़र कर लें। तो वो भी एक तरीका है, वो भी सिक्योर होता है, जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसके जरिए। लेकिन ऑफ कोर्स जो हार्डवेयर वॉलेट होता है ना वो ऑफलाइन होता है, वो आपने एक दफ़ा नेटवर्क पर कनेक्ट किया, आपने अपने कॉइन्स जो है उसमें ट्रांसफ़र किए, फिर आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब वो किसी भी नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं है। तो वो एक तरह से कोल्ड स्टोरेज है जो आपने एक दफ़ा उसको स्टोर करके रख दी। लेकिन उसमें डाउन साइड ये है कि वो अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है या अगर आपकी उसकी की जो है भूल जाते हैं तो फिर वो गया, वो लॉस्ट हो गया, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। राइट, राइट। ज़बरदस्त। आई थिंक हमारा काफ़ी एक तो टाइम गुजर गया आज, तो अगर कोई और टॉपिक नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। हाँ, यही मेजर टॉपिक है। बाकी इसके अलावा जो CPI डाटा आया था US में वो काफ़ी थोड़ा सा हाई आया है, एक्सपेक्टेशन पर ही आया लेकिन हाई आया, लेकिन उससे ये हमें नज़र आता है कि जो इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें हो रही थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइड में होती जा रही हैं। हालांकि ट्रम्प जो है वो अभी भी जो है वो फेड का जो चेयर है उसको फायर करने की बातें कर रहा है, लेकिन जो डाटा आ रहा है उससे में नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट इतनी आसानी से कट होगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। हाँ। इन्फ्लेशन अभी हाई है यूएस की, वो नज़र आ रही है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक कैमरा लिया है, ये मैंने कैमरा लिया है अभी मैं इस पे इनफैक्ट इसी को चलाना चाह रहा था, बट वो अभी सेटिंग नहीं हुई हुई तो नहीं चलाया था। तो A7 ये C क्या था यार, ये A7C2 है। सो ये कैमरा मैंने फिर असल में मैंने ये कैमरा बहुत दिनों से देख रहा था, क्योंकि वो आयान जा रहा था, तो मैंने कहा था मुझे ये वाला कैमरा इसको देना है और ये वाला कैमरा मुझे लेना है। तो मैं A7C2 और A7 IV के अंदर थोड़ा कंफ्यूज था। तो वो सोनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, तो वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, और बाकी अच्छा कैमरा ही है। इसकी प्राइस यूएस के अंदर मिनिमम 10% एक्स्ट्रा नज़र आ रही है अमेज़ॉन के ऊपर। तो किसी ज़माने में हम इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो है यूएस से मंगवाते थे, तो अब मैं दुबई के अंदर अगर देखूँ ना तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक, और ये सिर्फ ये नहीं है, इसका लेंस, इसकी ये चीज़, फिर वो मैंने कुछ दिनों पहले बहरूज से बात हो रही थी तो उससे मैंने पूछा था कि कितने का है वो DJI Osmo का जो कैमरा होता है पॉकेट 3, जो व्लॉग में यूज़ होता है। जो व्लॉगिंग में यूज़ होता है, वो पता किया था वो भी 10-15% का डिफरेंस आ रहा है। सो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है इस वक्त यूएस के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर। बिल्कुल, और उसमें कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि कंपनीज ने फ्रंट रन करके प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे टैरिफ्स, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना। अब
हर दिन जो है वो हर वीक नई न्यूज़ आ जाती है। अब जो बिजनेस ओनर है उसको क्या पता कि उसकी 6 महीने में क्या प्राइस होगी, तो वो ऑलरेडी उन्होंने मार्जिन रख के ना प्राइस बढ़ा दी है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ये एक बहुत बेसिक सा फिनोमेना है कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपको नहीं पता कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्राइस कहाँ जानी है मेरे रॉ मटेरियल की, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ा देंगे इन ऑर्डर टू हेज योरसेल्फ। तो ये तो होना था। और सिर्फ यही नहीं, जो बेसिक कमोडिटीज़ है ना, फॉर एग्जांपल मैं कल ड्यूडन अपना शावर जेल लेने गया, जो एक बेसिक सा ब्रांड है एक्स का, वो मिलता था $6 या $7 का, इस वक्त वो $11 पे पहुंचा हुआ है। वाओ तो तो ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें भी जो है वो काफ़ी $11 एक्सपेंसिव का हो गई हैं। एक्स का डिओड्रेंट या शावर जेल? जो शावर जेल है ड्यूडन भी शावर यही जेल। प्राइस पे मिल रहा है, हाँ। ओह जो $7 या $6 के मिल जाया करता था बहुत इजीली कहीं से भी, और कल मैं लेने गया हूँ तो वो मुझे $11 का मिला है। तो महंगा है, तो यहाँ से भी महंगा है, यहाँ से बिल्कुल बहुत महंगा है। तो वाकई बिल्कुल ये चीज़ें तो हैं ऑफ कोर्स, इसी वजह से वो इंटरेस्ट रेट जो हैं वो इस वक्त भी जो है ना अपनी जगह पर ही हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं एग्जैक्टली। हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है इतनी जल्दी यूएस में, अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आ जाए। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है, ये जॉब नंबर्स भी इतने बुरे नहीं हैं, तो वो क्यों कट करेगा? कोई क्राइसिस तो है नहीं ना। क्राइसिस हो तो फिर उसके एड्रेस करने के लिए आप रेट कट करते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रम्प कह रहा है कि भाई रेट कट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। चलो यार ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और होपफुली लोगों को इससे कुछ वैल्यू मिली हो। कमेंट ज़रूर करें लोग नीचे वीडियो बिल्कुल के, ताकि हम उसको उसी हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू करें आगे की वीडियोस। बिल्कुल, थैंक्स फॉरी। इंशाल्लाह फिर हम आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे। और प्लीज़ व्यूअर्स अपने कमेंट्स कीजिए, हमें अपने सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए, क्योंकि हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं ओवर टाइम। तो आपके जो फीडबैक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच।